हाय ऑल। सो जो ये चैप्टर 2 है थोड़ा हैवी चैप्टर है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी थ्योरीज़ के बारे में बात करी गई है विच वी नीड टू रिमेंबर, हमें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हैं जो इसमें से आए हैं हमारे 10 years में। पहला ही क्वेश्चन जो 2019 जून का है, डू यू थिंक दिस अ मॉडर्न थ्योरी ऑफ think that the modern theory of organization considers dynamic conditions, then there are more। हर थ्योरी के बारे में क्वेश्चंस हैं तो हमें सारी थ्योरीज याद करनी होंगी और इनको बस रट्टा ही मार सकते हैं। इनका कुछ थ्योरीज में लगेगा कि इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़ एंड इट्स लाइक वे इन द पास्ट, हिस्ट्री में बनी हुई हैं, बट हमें अभी समझनी पड़ेंगी। तो तीन तीन टाइप की होती हैं। एक होती हैं थोड़ी ट्रेडिशनल, इनको क्लासिकल भी बोलते हैं थ्योरीज। इसमें हमारा ब्यूरोक्रेसी आएगा, इसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आएगा और साइंटिफिक मैनेजमेंट भी आएगा। देन नेक्स्ट होती है नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल मतलब इससे तो नई है लेकिन मॉडर्न जितनी नई नहीं है, और उसके बाद होती है मॉडर्न। तो ये तीन तरीके की थ्योरीज होंगी मोटा मोटा, इनके अंदर सब पार्ट्स होंगे जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, सो लेट्स रिमूव दिस। ठीक है, हाँ, तो पहली जो है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो है मैक्स वीबर नाम के सर हैं जिन्होंने बनाई है ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या है। और ऐसा कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी इज़ द, ऐसा कहा था वीबर ने कि ब्यूरोक्रेसी इज़ द ओनली वे टू अटेन हाईएस्ट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। हाईएस्ट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी आपकी आती है ब्यूरोक्रेसी से। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर, जो हर इंसान की जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ डिफाइंड एंड हर इंसान अपना ही काम करेगा, विच इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। हायरार्की, देर इज़ अ क्लियर हायरार्की, ये सीनियर है, ये उससे नीचे है, ये उससे नीचे है। देर इज़ अ क्लियर हायरार्की that is formed. There is a clear separation between superior and subordinate. इनको superior और subordinate बोलते हैं। clear difference है। This difference also creates a pay difference in them. Okay, then there are rules. It says that there are rules so that there's no personal favoritism, no nepotism, that is coming in the way of work. कोई फेवरेट्स प्ले नहीं कर रहा है। नेपोटिज्म मतलब कोई अपने बच्चों को लाके नौकरियों पे नहीं लगा रहा है, तो उसके लिए रूल्स होंगे स्टेटेड हर चीज़ के। सो ये एक्चुअली आज की ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत होता है। अब जैसे हायरिंग है, लोगों को हायर करने के बहुत क्लियर रूल्स हैं कि इस तरीके से एक बार वेबसाइट पे आपकी ऐड जाएगी, एक बार सोशल मीडिया पे आपकी ऐड जाएगी, फिर एप्लीकेशंस आएंगे, फिर आप ये करोगे। ये सब इसलिए बने हैं ताकि फेवरेटिज्म ना हो सके, ये सब रूल्स लाइन बाय लाइन फॉलो हों। देन है इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी मतलब कि आप अपने पर्सनल, लेट से आपके ग्रजेस हैं किसी से, या फिर पर्सनल आपके रिलेशंस हैं किसी से, उनको साइड रख के ऑल द बिजनेस डिसीजंस वुड बी टेकन। सो इसकी लैंग्वेज क्या है? पर्सनल विम्स, फैंसीज एंड इरैशनल सेंटिमेंट्स। Bureaucracy has no place for personal whims, fancies, or irrational sentiments. It should be observed that uh, it should be observed by all the officials in decision making. So impersonality should be observed by all the officials in decision making. Then है neutrality, which is the same as this one, which is कि जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ न्यूट्रल, बेसिकली वो ए पॉलिटिकल है। जैसा दिस इज़ जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डज नॉट मैटर हु इज़ इन द पावर, हु इज़ इट पार्टी ए और पार्टी बी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वर्क्स एज अ
independent neutral organization, so they are apolitical. उनको they are just committed to the work that they need to perform. ठीक है, तो ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स. अब क्रिटिसिज्म क्या है इसका? लोगों ने कहा कि ये जो है दिस डज नॉट वर्क. सो क्रिटिसिज्म क्या है? रिजिडिटी. रिजिडिटी मतलब जब सबकी अपनी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन है, देयर इज़ नो इनोवेशन. ऐसा हो सकता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किसी के पास एक बहुत अच्छा सेल्स आइडिया हो, पर जब कोई अलाउड ही नहीं है, सबको अपना अपना करना है, तो कोई इनोवेशन नहीं हो सकती. देन इज़ इम्पर्सनैलिटी. इम्पर्सनैलिटी के साथ साथ जो है एक ह्यूमन जो वो होता है, टच होता है, एक ह्यूमन रिलेशनशिप होता है, वो बिल्ड नहीं हो पाता है विद इम्पर्सनैलिटी, विच माइट रिजल्ट इन लोअर जॉब सेटिस्फैक्शन इन पीपल. डेलीगेशन. तो डेलीगेशन का लैक है बेसिकली. लैक ऑफ डेलीगेशन से क्या हो रहा है कि लेट्स से सारे डिसीजंस जो हैं, अगर वो एक टॉप लेवल पर्सन ले रहा है, तो हर डिसीजन के लिए सबको वेट करना पड़ेगा जब तक वो टॉप लेवल इंसान डिसीजन नहीं ले लेता है. अगर यही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नीचे दे देता कि चलो ठीक है, तुम ये डिसीजन ले सकते हो, इतने बड़े डिसीजंस के लिए ही मेरे पास आओ, तो ये एफिशिएंट हो सकता था. बट नहीं है अभी बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी. तो डेलीगेशन ना होने की वजह से सिस्टम स्लो डाउन हो रहा है. सेल्फ परपेचुएशन. सेल्फ परपेचुएशन क्या है कि क्योंकि कोई एक ऊंची पोस्ट पे पहुंच गया है, उसकी पे ज़्यादा है, उसको पता है कि बाय रूल्स वो सबके ऊपर पार इम्पोज कर सकता है, तो सेल्फ परपेचुएशन हो जाता है, विच इज़ दैट दैट पर्सन starts to believe, I mean, thinks that holding the office gives him personal ownership and privileges. Okay. Then there is cost of controls. Cost of controls is कि इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे रेगुलेशंस हैं जिसके अंदर सबको रखना है, तो उनको इम्पोज करने का कॉस्ट भी काफ़ी हाई होता है. तो the cost of maintaining rules and regulations sometimes is countlessly high. So that is the criticism over here. Okay. So ये था हमारा ब्यूरोक्रेसी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी विच इज़ बाय हेनरी फेओल. ओके, देन देयर इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. इसका नाम फंक्शनल अप्रोच भी है. यू शुड रिमेंबर दिस नेम इन केस द क्वेश्चन इज लाइक कि फंक्शनल अप्रोच क्या होता है. So administrative theory is also called functional approach. Functional का मतलब होता है काम करने का अप्रोच. ओके. देन हेनरी फेओल नाम के सर ने ये बनाई है. इसमें 14 प्रिंसिपल्स हैं. एंड हेनरी फेओल वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बोला कि मैनेजमेंट जो है एक फील्ड ऑफ स्टडी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अभी पूरी मैनेजमेंट में मास्टर्स होती है, राइट. मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनेजमेंट का डिग्री होती है. तो इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट जो है एक स्टडी फील्ड भी है. ठीक है. अब 14 प्रिंसिपल्स हैं इनके. पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क का ये मतलब है कि अगर एक काम को डिवाइड कर दिया जाएगा, जो दो लोग वो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें रोटी पकानी है, तो एक आदमी को आटा गूंदने पे लगाया जाए और एक आदमी को बेलने और सेकने पे लगाया जाए, तो क्या होगा? जब वो आदमी रोज़ आटा गूंदेगा तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, तो एफिशिएंट होता जाएगा, वो अपने तरीके निकाल लेगा. तो इस तरीके से लेबर जो है वो डिवाइड कर दो, डिवीजन ऑफ वर्क और डिवीजन ऑफ लेबर. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब विद एवरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी. सो अगर किसी के पास अथॉरिटी है 10 लोगों को फायर करने की, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये देखने की कि वो 10 लोग उसके अंडर सही काम कर रहे हैं. ओके. देन इज़ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का यहाँ पे मतलब है कि ओबीडियंस होनी चाहिए एंड पेनल्टीज़ जो हैं वो अप्लाई होनी चाहिए अगर कुछ गलत हो रहा है. एंड देन सुपरविजन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सो डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए बेसिकली.
राइट। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड बहुत अच्छा प्रिंसिपल है जो आज तक काफ़ी सक्सेसफुल माना जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब हर एक इंसान का बस एक ही बॉस हो सकता है, दो बॉस नहीं हो सकते। एक इंसान का एक ही बॉस रखिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दैट इज़ दैट अगेन वही बात है कि जो हेड पे भी है ना, दो हेड मत रखो, एक हेड रखो, सो देयर वुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, देन सबॉर्डिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर लेट्स से मेरी बेटी का बर्थडे है, मुझे घर जल्दी जाना है, पर मेरे ऑफिस जो है आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है, आज कुछ क्लोजिंग है, तो मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। सो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, जो मेरी बेटी का बर्थडे है, वो बाद में आएगा। सबॉर्डिनेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट पहले रखो, कंपनी का पूरी टोटल कंपनी का इंटरेस्ट को पहले रखो। सेकेंड इज़ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर, दैट इज़ व्हाट ये कहते हैं कि रेम्यूनरेशन फेयर होनी चाहिए। जो इंसान जितना एफर्ट का काम कर रहा है उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग एक जगह पर होनी चाहिए, बट फेल ये भी कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग थोड़ा डेलीगेट भी कर सकते हैं। स्केलर चेन, स्केलर चेन इज़ कि जो कॉन्वर्सेशन है वो टॉप टू बॉटम ऐसे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जाके सीईओ से बात कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो है टॉप टू बॉटम चेन ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी फॉलोड। ओके, बट ये भी कहा गया है कि कभी कभी इट इज़ एफिशिएंट कि लोअर लेवल के लोग जो है वो आपस में बात कर लें। सो लेट्स से मैं डिपार्टमेंट ए हूँ, मेरे को डिपार्टमेंट बी से कोई डाउट है, तो ठीक नहीं है ना कि मैं अपने मैनेजर को बोलूँ, अपने को बोले, फिर ये इसको बोले, इसके मैनेजर को एंड। उससे अच्छा है कि लोअर लेवल पे आपस में भी कर सकते हैं, बट द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर कनेक्टेड इन अ स्पेसिफिक वे एंड शुड कम्युनिकेट इन दैट वे। ठीक है, देन इज ऑर्डर। ऑर्डर इज दैट राइट पीपल शुड बी एट द राइट टाइम। एक्विटी, एक्विटी मतलब सबको इक्वली ट्रीट करोगे तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन हाई रहेगी। स्टेबिलिटी ऑफ द स्टाफ, विच कहते हैं कि जितना स्टेबल स्टाफ है, लेट्स से जितने साल से एक स्टाफ काम कर रहा है उतनी उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव शुड बी अप्रिशिएटेड। एस्पिरिटरी कॉर्प्स मतलब कि सबकी जो टीम की स्पिरिट है एंड फेलो फीलिंग है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये इनकी वो है जो 14 प्रिंसिपल्स हैं। नाउ इनका क्रिटिसिज्म बहुत कम है, बिकॉज इनके ये हमने पढ़ा ना, देवर द ही वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस मैनेजमेंट एज अ स्टडी ऑफ फील्ड, तो इनकी क्रिटिसिज्म काफ़ी कम है। तो बस यही मिला मुझे तो, इनकंसिस्टेंट, वेग। अगर कभी क्रिटिसिज्म आ जाए तो ये लिख सकते हो कि वो इनकंसिस्टेंट और वेग थ्योरी है, बट अदरवाइज ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनके क्रिटिसिज्म काफ़ी कम है। ओके, सो नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है इट इज़ गिवन बाय समबडी कॉल्ड एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब ये जो एफ.डब्ल्यू. टेलर सर हैं, इनका भी थॉट प्रोसेस काफ़ी सेम है विद द फेओल जो हमने इससे पीछे पढ़ा था, द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बाय हेनरी फेओल। जस्ट दैट जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, ही टुक साइंटिफिक मैनेजमेंट टू वन मोर लेवल। ही सेड दैट एवरी टास्क दैट हैज़ टू बी डन, इसका एक सेट टाइम पीरियड होगा और एक सेट तरीका होगा। ओके, ना एवरी टास्क दैट वी हैव टू अंडरटेक, उसका जो टाइम पीरियड सेट है वो उसी में ही होना चाहिए, जो प्रोसीजर सेट है उसी में ही होना चाहिए। ही वेंट टू द लेवल, इतना तक किया उन्होंने कि अगर एक फैक्ट्री है उसमें से वर्कर का मूवमेंट कैसा होगा वो तक ऑलरेडी सेट कर दिया। ठीक है, एंड देन ही सेड दैट प्रिंसिपल बेसिकली, चलो ये पढ़ लेते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा, ईच जॉब मस्ट बी ब्रोकन इनटू कंपोनेंट्स एंड फाइंड द क्विकेस्ट वे टू डू देम। ओके,
रिप्लेस ट्रायल एंड एरर विथ साइंटिफिक रूल ऑफ थम्स. कोई ट्रायल एंड एरर नहीं होगा. जैसे जो मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं उनमें सब यही होता है, लाइक देयर इज एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल पेंट फैक्ट्री सोचो, एग्जैक्ट मेजरमेंट है. फैक्ट्री सोचो ब्रिटानिया बिस्किट्स की, एवरी रेसिपी इज़ द सेम. सो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैं उनकी, देयर इज़ नथिंग वेरिंग, कोई ट्रायल एंड एरर नहीं है वहाँ पर. इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट सिस्टम. ओके, नाउ जो हमने पिछला पढ़ा था वो था फंक्शनल अप्रोच भी बोलते थे उसको, और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बोलते थे. इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं और डिफरेंशियल रेट सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं. प्रिंसिपल्स ये हैं कि डेवलप अ फेयर डेज वर्क, कि डेवलप कर लो एक दिन में एग्जैक्टली कितना काम होना चाहिए. ठीक है, नाउ डेवलप द बेस्ट वे टू डू इट. उसके बाद है मोशन स्टडी इन्वॉल्विंग ऑब्जर्वेशन ऑफ मूवमेंट, विच आई वॉज टेलिंग कि एक फैक्ट्री में वर्कर कहाँ से कहाँ जा रहा है टू डू द नेक्स्ट जॉब, इतना मोशन तक भी सेट. फॉर एग्जाम्पल मैं एक केस स्टडी पढ़ रही थी, उसमें था कि जो नेल्स बनते हैं, जो ये दीवार पे नेल्स लगते हैं ना, फर्नीचर में नेल्स लगते हैं, उसका स्टडी था. और उसमें था कि एक नेल को बनाने में अगर 3 मूवमेंट लगनी है ऑफ द हैमर, तो वो 3 ही होनी चाहिए, वो 4 नहीं होनी चाहिए. बिकॉज एवरी एक्स्ट्रा मोमेंट, जब वो एक दिन में 10,000 नेल्स पे एक एक्स्ट्रा मोमेंट होगा तो उसका टाइम 10,000 टाइम्स बढ़ जाएगा. तो इसीलिए मोशन स्टडी किया जाता था कि एग्जैक्ट ऐसे मूवमेंट से जाकर हमारा प्रोडक्ट बनेगा. देन इंसेंटिवाइज वेजेस, ये थोड़ा सा गलत लिखा. इंसेंटिवाइज वेजेस मतलब कि अ वर्कर हु इज़ मोर एफिशिएंट शुड बी पेड मोर देन अ वर्कर हु इज़ लेस एफिशिएंट. अगर एक वर्कर एक दिन में 500 प्रोडक्ट बना रहा है और दूसरा 450 बना रहा है, तो उसकी जो वेज है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, सो दैट दे आर मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर. अच्छा, इसके मेरिट्स क्या थे. इसके मेरिट्स तो ये हैं, एवरी आउंस ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड. सारे रिसोर्सेज, नॉट जस्ट एनर्जी, सारे रिसोर्सेज का कोशिश किया जाता है कि टोटल यूजेज हो रहा हो. इट प्रूव टू बी वेरी फ्रूटफुल. टू बी ऑनेस्ट, आज भी फैक्ट्रीज में ये जो है, ये जो स्टडीज़ ऑफ कैसे सामान बनाना है, कितनी मूवमेंट्स ये होती है, सो इट प्रूव टू बी वेरी फ्रूटफुल. ओके, अब डीमेरिट्स क्या है. डीमेरिट्स इसके काफ़ी सेम होंगे हमारे पिछले वाले से जो हेनरी फयोल में पढ़ा है हमने. और डीमेरिट्स जो है मोस्टली सेम ही रहेंगे हमारे ट्रेडिशनल अप्रोचेस के लिए, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोचेस आपस में थोड़ी सेम सेम ही है. सो फर्स्ट वन इज़ कि अज्यूम करता है कि वर्कर्स आर लेजी एंड दे रिक्वायर स्ट्रिक्ट सुपरविजन. इतनी स्ट्रिक्ट कि एक दिन में इतना ही काम होना चाहिए, इस टाइप की सुपरविजन रिक्वायर्ड है. सेकेंड इज जो हेनरी फयोल में पढ़ा था कि इनोवेशन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ डिविजन ऑफ वर्क. सो डिविजन ऑफ वर्क इतना रिजिड है, हर कोई अपना ही काम कर रहा है, कि कोई इनोवेशन पॉसिबल नहीं है. डेलीगेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में टाइम लग सकता है, क्योंकि सारे डिसीजन टॉप पर ही हो रहे हैं. सो डिसीजन आने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और कम हो जाती है. साइकोलॉजिकली अनफेयर, इसका मतलब ये है कि हम दो वर्कर्स को आपस में compete करा रहे हैं बेसिकली. अगर तुम ज़्यादा परफॉर्म करोगे तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा, which is sometimes not psychologically very fair to the workers. So which is why this theory is psychologically unfair. अगेन जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं उनका मेजरली जो ड्रॉबैक्स होंगे वो सेम ही रहेंगे, और उन्हीं डीमेरिट्स की वजह से नई थ्योरीज आई. ओके, देन नेक्स्ट है न्यू क्लासिकल थ्योरी. न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या है. एक ब्रिज है बिटवीन क्लासिकल थ्योरीज एंड द मॉडर्न थ्योरीज. अब इसमें क्या हो रहा है कि न्यू क्लासिकल थ्योरी में बोला गया कि सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि फैक्ट्री कितनी अच्छी है, फैक्ट्री की मशीन कितनी अच्छी है, दैट विल गिव अस, वो हमें बताएगा कि कितनी प्रोडक्टिविटी होगी या कैसे. देर आर अदर फैक्टर्स, और भी फैक्टर्स हैं. सो उन फैक्टर्स को ढूंढने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसका नाम था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट. हॉथॉर्न क्यों है. हॉथॉर्न कोई इंसान नहीं है, हॉथॉर्न एक प्लांट है जो शिकागो के पास में वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में ये टेस्ट हुए, हॉथॉर्न प्लांट में नियर शिकागो. अब इनमें ये हुआ कि पहले कुछ टेस्ट हुए जिनके काफ़ी इरेटिक रिजल्ट आए. जैसे लाइटिंग के साथ टेस्ट किया गया कि अगर हम लाइटें ब्राइट कर दें तो क्या उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. बट ऐसा कुछ क्लियर ट्रेंड नहीं पता चला कि लाइट बढ़ने से या घटने से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है.
देन टेस्ट करा गया कि अगर हम वेजेस बढ़ा दें और अगर हम रेस्ट टाइम जो है इन वर्कर्स को ज़्यादा दें, क्या उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है? प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बट देन घट गई। बट जो दूसरा ग्रुप था जिनकी वेज नहीं बढ़ाई गई थी और जिनका रेस्ट टाइम नहीं बढ़ाया था, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। सो बेसिकली रिजल्ट्स बहुत इराटिक थे। कुछ स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे थे कि किस वजह से ये जो प्रोडक्टिविटी घट रही है और बढ़ रही है। देन थोड़े और एक्सपेरिमेंट्स हुए। प्रोफेसर मेयो हैं जिन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स करे। तो रिजल्ट्स एंड में क्या आए? एंड में रिजल्ट्स ये आए कि ग्रुप प्राइड जो है दैट इंक्रीज मोटिवेशन। बेसिकली जब लोगों को दो ग्रुप्स में बांट रहे थे, एक ग्रुप जिसकी लाइटिंग बदल रहे थे और एक ग्रुप जिसकी नहीं बदल रहे थे, तो जो ग्रुप प्राइड थी, द फीलिंग ऑफ ग्रुप थी, उससे भी मोटिवेशन बढ़ रही थी। तो जिनकी लाइटिंग चेंज नहीं हुई थी या जिनकी डिम हो गई थी लाइटिंग, और उनमें भी एक ग्रुप प्राइड था जिसकी जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है उनकी भी बेटर हो जा रही थी, राइट? तो हाँ, तो ये पता चला कि ग्रुप प्राइड जो है वो मोटिवेशन इंक्रीज कर रहा था। सेकंड था कि वर्कर्स विल वर्क हार्डर इफ़ मैनेजमेंट इज सपोर्टिव। ठीक है, इफ़ मैनेजमेंट केयर्स अबाउट देयर नीड्स, इफ़ मैनेजमेंट इज सपोर्टिव, तो वर्कर्स हार्ड वर्क करेंगे। सेकेंड वॉज इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स एंड ग्रुप प्रेशर जो है, इससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। बेसिकली क्या हो रहा था कि इन्होंने जब सर्वे करा तो लॉट ऑफ पीपल सेड कि हमें काम में तो मज़ा नहीं आता है, बट बिकॉज ऑफ आर फ्रेंड्स एंड द ग्रुप्स दैट वी हैव फॉर्म्ड हियर, वी लाइक कमिंग हियर। सो इससे नियो क्लासिकल थ्योरी में बिकॉज ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स ये इस्टेब्लिश हो गया दैट देर आर ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्कर्स एंड दस द प्रोडक्टिविटी। तो ये सारा जो खेल है वो सिर्फ मशीन्स का और सिर्फ प्रोसेसेस का नहीं है, बल्कि जो साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स हैं वर्कर्स के, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो देन वी टॉक अबाउट सिस्टम्स थ्योरी। अब सिस्टम्स थ्योरी जो है वो मॉडर्न थ्योरीज का पार्ट है। इसमें दो थ्योरीज है, वन इज सिस्टम, वन इज कंटीजेंसी। अब सिस्टम्स थ्योरी थोड़ी ना काफी थ्योरेटिक है। यू विल ट्राई टू रीड इट, यू विल ट्राई टू रीड इट मेनी टाइम्स, बट टू बी ऑनेस्ट कुछ समझ नहीं आएगा। आई वुड सजेस्ट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, अगर चॉइस में स्किप कर सकते हो तो कर दो, इट्स द बेस्ट। अगेन आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ टीचर, तो मैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रही हूँ। इफ यू कैन फाइंड सम अच्छा मटेरियल जहाँ पर थोड़ा समझ आ रहा है, वेरी गुड, यू शुड रीड इट, बट आई विल गिव यू अ फ्यू की टर्म्स कि ये की टर्म्स याद रख लेते हैं अगर इन केस आ जाता है और कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें आंसर करना ही है तो ये लाइक मोटा मोटा पॉइंट्स याद रख सकते हैं हम। सबसे पहला है सिस्टम्स थ्योरी जो है, इट व्यूज ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉम्पोजिशन ऑफ मेनी सिस्टम्स। तो काफी सिस्टम्स को साथ में जोड़ के जब बन जाएगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ मेनी सिस्टम्स। सेकेंड इज or in other words a series of systems or subsystems working together to form outputs. अब तीन तरीके के सब सिस्टम्स की बात करिए। फर्स्ट इज टेक्निकल सब सिस्टम, ओके, विच इज जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, formal relationship among the members of organization, right? Second has social subsystem, which is informal, right? Informal system is what provides social satisfaction to the members through informal relationships. It is possible that me and my colleague, we don't have any reporting to each other, or we're not even in the same teams, but because of a social subsystem we are connected, and uh, we feel the social satisfaction of coming to workplace, ठीक है? देन है पावर सबसिस्टम। पावर सबसिस्टम इज किसके पास कितनी पावर है, राइट? कौन अप्रूवल्स करता है, कौन डिसीजंस लेता है, दैट इज पावर सबसिस्टम। नाउ हाउ इज टेक्निकल सबसिस्टम डिफरेंट फ्रॉम पावर? मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये बता रही हूँ। टेक्निकल इज बेसिकली नो हाउ, किसको कितना आता है, किसको कितना पता है, क्या फॉर्मल रिलेशनशिप है। पावर इज नॉट रिलेटेड टू नो हाउ। समबडी, कोई मैनेजर ऐसा भी हो सकता है जिसको कुछ नहीं पता है अबाउट द एक्चुअल टेक्निकल जो चल रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे फैक्ट्रीज में इट इज पॉसिबल कि एक हाई लेवल मैनेजर को नहीं पता है कि एक्चुअली अगर नट बोल्ट बनाते हैं कि एक्चुअली नट बोल्ट बनता कैसे है,
बट उसको और चीजें पता है। फॉर एग्जाम्पल ही नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ क्लाइंट्स, ही नोज कौन सी डील कब होनी है, ही नोज टैक्सेशन कैसा चल रहा है। तो वो पार सब सिस्टम हो गया। ओके, टेक्निकल है, नो हाउ से रिलेटेड, पार है कौन किस हायरार्की पे ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो तीनों है शुड वर्क टुगेदर स्मूथली। ऑल्सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो काफी यूज टर्म है इस तरीके के सब्जेक्ट में। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, किसी भी तरीके के डेटा सिस्टम्स जो होते हैं। जैसे मान लो हमने एक छोटी सी कंपनी है, हम हमने 3 इंडिकेटर रख लिए हैं कि हम हर मंडे को आकर देखेंगे कि हमारी कितनी सेल्स हुई, हमारा उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ, हमारा कुछ नुकसान हुआ है या नहीं। ये 3 चीजें हमने आकर हर मंडे को देखनी है। अगर तो हम एक सिस्टम में डालते जाएंगे जितनी भी सेल्स हुई। वो सिस्टम एक्सेल शीट भी हो सकता है, थोड़ा एडवांस सिस्टम भी हो सकता है, एक कागज भी हो सकता है। पर ये जो पूरा सेटअप है ना कि हम ये 3 वो करेंगे, ट्रैक करेंगे, मंडे को आगे बात करेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है, इसको ही बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द सिंपलेस्ट वर्ड्स पॉसिबल। एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फैसिलिटेट्स प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ये सिस्टम्स थ्योरी से कैसे लिंक्ड है, इसमें the line in the book exactly says that management's information system sits at the heart of an organization in the systems theory. Okay, last theory है contingency theory। बहुत सिंपल है। दिस सेज दैट देर इज नो वन वे टू मैनेज, कोई एक तरीका नहीं है हर सिचुएशन में जो फिट हो जाए। मैनेजमेंट स्टाइल वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। At every situation, manager needs to assess all the factors that are affecting the situation and take the decision. So basically हर situation में manager को देखना पड़ेगा कि क्या क्या factors हैं जो मेरी इस current problem at hand को affect कर रहे हैं, and उसके हिसाब से take the decisions. Demerit is only one that it is very theoretical in nature. So it does not give like one exact thing to do unlike other theories, which is why it's very theoretical in nature. That's it. ठीक है, अब इस चैप्टर से कुछ देखते हैं कि 10 years के कौन से क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट है जून 2019। डू यू थिंक मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर्स डायनेमिक कंडीशंस एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल? क्रिटिकली एग्जामिन द सिस्टम्स थ्योरी। ये सिस्टम्स थ्योरी पे क्वेश्चन है। अगर मैं ये एग्जाम दे रही होती मैं शायद इसको ना चूज करती टू आंसर, बट अगेन हमने थोड़ा बहुत सिस्टम थ्योरी के बारे में पढ़ा है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं to answer this question. Second is discuss the contribution of neoclassical theories. ये आया है जून 2017 में। Do you think that neoclassical theory is an improved version of classical theory? Explain with examples. Yes, this is a very good question. हमें ये attempt करना चाहिए, हमें इसके बारे में बहुत कुछ पता है। So we studied about नियोक्लासिकल थ्योरी। वी स्टडीड कि इसमें वो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में। एक्सपेरिमेंट्स में क्या हुआ था, वी कैन टॉक अबाउट दैट। फिर हम ये बता सकते हैं कि उसके रिजल्ट्स में से ये पता चला कि ह्यूमन फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं जो बहुत कुछ इफेक्ट करते हैं। मोटिवेशन, ग्रुप फीलिंग जो होती है वो सब जो है हेल्प करता है। एंड येस इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी, बिकॉज क्लासिकल थ्योरी में ह्यूमन फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स नहीं लिए जाते थे। सो इसका बहुत अच्छा आंसर बन सकता है। देन एक और क्वेश्चन है विच इज जून 2016 का। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी? डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। डू यू थिंक ब्यूरोक्रेसी एनहांसेस एफिशिएंसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन? गिव योर आर्ग्यूमेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा दैट देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, डिसीजंस एक पॉइंट पे होते हैं, जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल चैनल से होती है। फिर हम उसके डीमेरिट्स दे सकते हैं जो हमने पढ़े थे कि इनोवेशन नहीं हो पाता है इसमें, डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं होती है, इसकी वजह से a person starts to feel powerful and can misuse their power. So वो सब ब्यूरोक्रेसी के इसमें हम डीमेरिट्स जो हमने पढ़े थे वो सब आ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स we can explain about bureaucracy. Then other than that, yes, June 2015 में भी है, what are the findings of Hawthorne experiments? Explain the relevance of these findings in organization. ये नियो क्लासिक थ्योरी है। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स में क्या हुआ था, वो जो इलेक्ट्रिक फैक्ट्री वाला जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्या क्या हुआ था, उसकी फाइंडिंग से क्या पता चला था, ये सब इसमें लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वी कैन अटेम्प्ट। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ये हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का।